ओके। तो देखो लास्ट क्लास में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास में। आज हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे, ठीक। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप सोल्व किया, हो गया सोल्व? ठीक है, एक बार मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, जो लास्ट मैंने आपको जो असाइनमेंट के रूप में जो क्वेश्चन दिया था उसमें बेसिकली प्रोसेस जो नंबर था, कितने 4 प्रोसेस थे ना? 5 थे, ठीक है। P1, P2, P3, P4, P5, टोटल 5 प्रोसेस थे। और उसके बाद में अराइवल टाइम सबका जीरो था ना? ठीक है, अराइवल टाइम सभी का जीरो था। तो लास्ट जो आपकी क्लास में क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें सभी का अराइवल टाइम आपका जीरो था। और साथ में उसका जो बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम था वो मुझे बता दीजिए एक बार। 5, 2, 6, 4, 1, ठीक है। एक बार मुझे इसका टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस बता दीजिए। टाइम क्वांटम कितना है? 2 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको टाइम क्वांटम गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइम क्वांटम यानी इस साइड लिख देता हूँ। टाइम क्वांटम है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट आपका टाइम क्वांटम है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग ये यूज करना पड़ेगा कि एक तो आपको क्या रेडी क्यू बनानी पड़ेगी। एक क्यों बनानी पड़ेगी आपको? रेडी क्यू बनानी पड़ेगी। और एक साथ में आपको जो सीपीयू क्यू बनती है आपकी वो बनती है, वो तो सेम आपको रहने वाली है। ये दो टाइप से आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आपके पास में आप रेडी क्यू होनी चाहिए, रेडी क्यू होनी चाहिए। रेडी क्यू। और एक जो सीपीयू की जो आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग क्यू बनती है, सीपीयू क्यू है ना, ये बात है, ठीक। अब देखो, अब सबसे पहले अगर बात करें तो रेडी क्यू के अंदर सारे के सारे प्रोसेस आपके सेम टाइम पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी प्रोसेस को रेडी क्यू में प्लेस कर दोगे। जितने प्रोसेस है सभी, जो भी प्रोसेस आपके पास में, सभी प्रोसेस को आप क्या कर दोगे? रेडी क्यू में प्लेस कर दोगे। P3, P4 और P5, ये सभी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि सेम टाइम पे आपके सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं आपके पास में। अब पॉइंट ये कि जब रेडी क्यू में सारे प्रोसेस आ चुके हैं तो हमें प्रोसेस को क्या करना है? हमें प्रोसेस को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम यूनिट हमें गिवन होती है। हम एक टाइम यूनिट तक इसमें एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा हम इस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में प्लेस कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले टाइम जीरो पे हम सीपीयू के पास P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए भेजते हैं और सिर्फ 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। कितने यूनिट के लगवाएंगे? 2 यूनिट। देखो, 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करवाने के बाद में इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा? 3 यूनिट। इसको रेडी क्यू से हमने हटाया था। रेडी क्यू से हटा के हमने कहाँ भेजा था? रनिंग स्टेट में भेजा था। देन सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, एक रेडी है, रेडी स्टेट है। और एक कौन सी स्टेट है हमारे पास में? रनिंग स्टेट है। एक रेडी स्टेट है, एक रनिंग स्टेट है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर हमारे पास मौजूद क्या है? रेडी क्यू है। रेडी क्यू है, रेडी क्यू में हमारे पास प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस और P5 प्रोसेस है, ठीक है। ये रेडी क्यू में सारे प्रोसेस मौजूद है। सबसे पहले पहले प्रोसेस को हमने रेडी क्यू से उठाया और रेडी क्यू से उठा कहाँ भेज दिया? रनिंग स्टेट, है ना। रेडी से हमने क्या कर दिया? रनिंग स्टेट में प्रोसेस को पहुंचा दिया। जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस का जब टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है, जब प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है, 2 यूनिट जब इसका एक्सपायर होती है तो वापस से प्रोसेस को कहाँ भेजोगे? रेडी में। देन वापस से प्रोसेस जब रेडी में भेजोगे तो आप प्रोसेस को यहाँ पे वापस से रेडी क्यू में रख दो। वापस प्रोसेस को आप रख दोगे? रेडी क्यू में रख दोगे। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को वापस से किस में रख देना? रेडी क्यू में रख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस P2 है। उस P2 प्रोसेस को हम कहाँ भेजेंगे? रनिंग स्टेट में भेजेंगे। उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो 4 यूनिट तक चलेगा। और जब 4 यूनिट तक एग्जीक्यूशन चलेगा तो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो क्या P2 को हम दोबारा से क्या रनिंग रेडी स्टेट में रखेंगे? नहीं। P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, P2 को वापस से रेडी स्टेट में नहीं रखना। फिर एग्जीक्यूशन किसका स्टार्ट करवाएंगे? P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाएंगे। और P3 का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाएंगे तो P3 को सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट चलाना है। 2 यूनिट चलाना है। 2 यूनिट चलाने के बाद में P3 क्या करेंगे? 6 तक आपका P3 चलेगा और P3 क्या करेंगे? वापस से किस में प्लेस कर देंगे? रेडी क्यू में वापस प्लेस कर देंगे। उसके बाद नंबर किसका आएगा? P4 का नंबर आएगा। अब P4 का जो नंबर आएगा तो P4 को कितने यूनिट चलाएंगे? 2 यूनिट चलाएंगे। और P4 को जब 2 यूनिट चलाया तो P4 कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ। तो वापस कहाँ रख देंगे? रेडी क्यू में रख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? P5 का आएगा। P5 को हम कितना यूनिट चलाएंगे? ना 1 यूनिट। देखो, अगर मान के चलो आपके पास टाइम स्लाइस टाइम क्वांटम 2 यूनिट है तो जबरदस्ती 2 यूनिट नहीं चलाना, इसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए? 1 यूनिट टाइम चाहिए, तो इसको सिर्फ आपको 1 यूनिट चलाना है। और P5 का एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद वापस से नंबर किसका आएगा, P1 का आ जाएगा। देखो यहाँ रेडी क्यों आपके पास चल रही है, P1 का नंबर आएगा। P1 को दोबारा से क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, और P1 को जब दोबारा से एग्जीक्यूट करोगे तो कितने यूनिट चलाओगे आप, 2 यूनिट, मैक्सिमम 2 यूनिट चला सकते हैं। कहाँ तक चलेगा, 11 तक, ठीक है। उसको P1 को वापस से क्या करेंगे, P1 को दोबारा से क्या करेंगे, रेडी क्यू में प्लेस कर देंगे। फिर किसका नंबर आएगा, P3 का। सिर्फ 2 यूनिट चलाना है, सिर्फ 2 यूनिट चलाना है, और 2 यूनिट चलाएंगे तो कहाँ तक चलेगा, 13 तक। और इसमें कितना यूनिट बच जाएगा, इसका 2 यूनिट बच जाएगा। और वापस से क्या करेंगे, देखो P3 को चल रहे थे, P3 को वापस क्या करेंगे, रेडी क्यू में प्लेस कर देंगे। फिर नंबर किसका आएगा, P4 का। P4 कितने यूनिट चाहिए भाई, 2 यूनिट चाहिए। P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दीजिए, और P4 को हम दोबारा से रेडी क्यू में नहीं रखेंगे। फिर वापस नंबर किसका आएगा, P1 का आएगा। इस बार P1 को कितने यूनिट चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। P1 को 1 यूनिट चाहिए, और P1 1 यूनिट अपना एग्जीक्यूशन करके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद P1 को हम दोबारा से रेडी क्यू में नहीं रखेंगे। फिर किसका नंबर आएगा, P3 का आएगा। और P3 को कितने यूनिट चाहिए भाई, 2 यूनिट चाहिए। तो P3 का एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और P3 का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो P3 को वापस से रेडी क्यू में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके पास में जो प्रोसेस होता है उनको हम टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस का टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन इस टाइप से होता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें आपको कई बार क्या इन पर्टिकुलर प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम के बारे में पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन देके आपको ये कहेगा कि P3 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, ये बताना है आपको। तो P3 कंप्लीशन टाइम कितना है, 18 है ना। इस टाइप से आपको इनके कंप्लीशन टाइम के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सभी का सही आंसर है, ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन टाइम बात कर लेते हैं, कंप्लीशन टाइम बात कर लेते हैं। देखो कंप्लीशन टाइम आपके सबसे पहले P1 का कितना है, कितना है, 11 है, सॉरी 16, P1 का 16 है। P2 का कितना है, P2 का 4 है। P3 कितना है, 18 है। P4 कितना है, 15 है। और P5 कितना है, P5 का 9 है। ये सभी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम हो गए। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम जो होता है उसकी डेफिनेशन से आपको पहले लिखवा रखिए, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम बताओ कितना है, देखो कंप्लीशन टाइम कितना है, 16, अराइवल टाइम कितना है, 0। सबका अराइवल टाइम 0 है, तो सबका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, सबका टर्न अराउंड टाइम सेम हो जाएगा कंप्लीशन टाइम के इक्वल, ठीक है। क्योंकि सभी का अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो सभी का टर्न अराउंड टाइम आपके सेम हो जाएगा कंप्लीशन टाइम के इक्वल। फिर उसके बाद निकाल लीजिए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो क्या होता है आपके, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। देखो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल लीजिए। देखो उसके बाद एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई। देखो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो 38, 38 और ये 15 कितना हो जाएगा 53, 53 और 9 62। 62 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, कितना आ जाएगा, देखो 1, उसके बाद कितना आ गया 12, 1 2.4, 12.4, सही बात है ना। उसके बाद निकाल लीजिए एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए आपको क्या करना है, सारे के सारे सभी वेटिंग टाइम को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 13 और 12 25 और 11 36 और 8 44। तो 44 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 5 से, कितना हो जाएगा 8.8। तो ये आंसर आपका मैच हो जाना चाहिए। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लीजिए मिस्टेक कहाँ पे की है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आंसर सभी का मैच हो जाना चाहिए, ठीक है, सही बात है। वेटिंग टाइम आपका 8.8 है और टर्न अराउंड टाइम आपका 12.4 है, बिल्कुल सही बात है। आप वापस से चेक कीजिए राहुल, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोबारा चेक कीजिए। अगर बाई चांस किसी कारणवश आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो चेक कर लीजिए मिस्टेक कहाँ पे हुई है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको साथ में आपको रेडी क्यू भी बना के चलना है। रेडी क्यू बना के चलोगे तभी ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से सोल्व होगा।
तो इस क्वेश्चन में आपको CPU क्यू के अलावा आपको रेडी क्यू भी जरूर से बनाना है, जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ये नोट डाउन हो गया। एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं उसको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी अप्लाई करनी है, आपको राउंड रॉबिन विद राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम थ्री, ठीक है। टाइम क्वांटम थ्री को फॉलो करते हो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक। आपको प्रोसेस का नंबर दे रखा है, और प्रोसेस दे रखा है आपको P1, P2, P3, P4, P5। अराइवल टाइम इस बार आपको अलग अलग दे रखा है, इसका दे रखा है 0, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 6, इसका दे रखा है 8। उसके बाद इसका बर्स्ट टाइम देख लीजिए, इसका दे रखा है 5, इसका दे रखा है 3, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 5, इसका दे रखा है 1। एक बार आप सेल्फ से सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है। सेल्फ से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, एक बार आपने सोल्व किया होगा तो फिर मैं चेक करवा देता हूँ आपका आंसर, आप मैच कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको सेम कॉन्सेप्ट पे काम करना है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। यहाँ पे एक तो रेडी क्यू ले लीजिए, और एक आपको CPU को लेना है, ठीक है। तो क्या लेना है आपको, एक रेडी क्यू लेना है आपको यहाँ पे। एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, रेडी क्यू होनी चाहिए, ठीक है। और एक आपके पास में सेम कॉन्सेप्ट CPU की होनी चाहिए ना। जो आपका CPU होता है वो टाइम 0 पे आपका रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें
तो सीपीयू जब टाइम 0 पे रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस टाइम पे जो पहला जो आपका प्रोसेस है P1 प्रोसेस है, वो आपके रेडी क्यू में मौजूद हो चुका है। ठीक है, पहला प्रोसेस P1 प्रोसेस आपके टाइम 0 पे रेडी क्यू में मौजूद हो चुका है। जब पहला प्रोसेस अकेला एक ही प्रोसेस P1 जब आपके रेडी क्यू में मौजूद होता है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और जब P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो इस टाइम पे P1 कितने यूनिट एग्जीक्यूट हो सकता है, एक बार में 3 यूनिट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो P1 कितने यूनिट एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 यूनिट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ध्यान, P1 जब अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे रेडी क्यू में एक नया प्रोसेस आ जाता है, कौन सा, P2। P1 जब अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, तो एक नया प्रोसेस आ जाता है, कौन सा, P2। अब देखो नया प्रोसेस तो P2 आ गया, लेकिन P1 प्रोसेस का क्या एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ। तो P1 प्रोसेस को वापस से क्या करो, कहाँ रख दो, रेडी क्यू में रख दो। P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए P1 प्रोसेस को वापस से किस में रख देंगे, रेडी क्यू में रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद किसका एग्जीक्यूशन करवाओ, P2 का एग्जीक्यूशन करवाओ। तो देखो P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें 3 यूनिट चाहिए, और P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें 3 यूनिट चाहिए, तो हमने क्या करवा दिया, इसको कंप्लीटली एक बार में एग्जीक्यूट करवा दिया। अब जब P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, जब P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे 2 नए प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ गए, है ना। P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, 2 नए प्रोसेस रेडी क्यू में आ गए। कौन कौन आ गए, एक तो P3 आ गया, एक कौन आ गया, एक P4 आ गया। एक तो P3 आ गया, एक P4 आ गया। टाइम 6 तक आपके 2 नए प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। ठीक, उसके बाद में अब अगला नंबर किसका है, P1 का है। तो P1 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजो भाई, P1 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजो। जब P1 को हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजा रनिंग स्टेट में, तो P1 का एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट चाहिए। कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट, 8 तक। अब देखो जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस टाइम पे एक नया प्रोसेस भी आपके किस में आ गया, किस में आ गया, आपके रेडी क्यू में आ गया। जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो नया प्रोसेस आप किस में आ गया, रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस का नंबर किसका है, किसका है, P3 का। P1 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीट होगा, P1 को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, P3 का है। नेक्स्ट नंबर किसका है, P3 का। अब देखो P3 का एग्जीक्यूशन करो भी, P3 का। अब देखो P3 को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 यूनिट चाहिए, तो हम इसको एक बार में कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा देंगे। P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, एक बार में हमने कंप्लीट इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर अगला नंबर किसका आएगा, P4 का आएगा, P4 का आएगा। अब देना P4 को एग्जीक्यूट करवाएंगे हम सिर्फ 3 यूनिट करवाएंगे, तो इसका 2 यूनिट रिमेनिंग बच जाएगा। और P4 का जब एग्जीक्यूशन हम 3 यूनिट करवाएंगे, तो 13 तक आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। और P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए P4 को वापस से रेडी क्यू में प्लेस कर देंगे। फिर अगला नंबर किसका आएगा, P5 का आएगा। और P5 को जब एग्जीक्यूट करवाएंगे, सिर्फ 1 यूनिट चाहिए इसको, तो 1 यूनिट इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा, P4 का। और P4 को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, P4 को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो P4 को सिर्फ 2 यूनिट चाहिए, और 2 यूनिट के बाद P4 कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो रेडी क्यू है, उस रेडी क्यू में आपको क्या करना है, प्रोसेस को वापस भी प्लेस करना है। जब प्रोसेस का आपका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, तो प्रोसेस को वापस भी रेडी क्यू में प्लेस करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये रेडी क्यू आपको बना के रखनी है, इसके बेस पे आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम कंप्लीशन टाइम की बात कर लेते हैं। इसके बात कर लेते हैं कंप्लीशन टाइम की। ठीक है, और देखो सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम बताओ भाई, P1 कितना है, 8, P1 का 8 है। P2 कंप्लीशन टाइम बताओ, P2 कितना है, 6 है। P3 का बताओ, 10। P4 का बताओ, 16। और P5 कितना हो जाएगा, 14। ना ये सभी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम हो गए। ठीक है, सभी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम हो गए। फिर आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए, टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए। टर्न अराउंड टाइम होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 4। P3 कितना हो जाएगा, 6। P4 कितना हो जाएगा, 10। और P5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको वेटिंग टाइम निकाल लेना है। वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, है ना। अब कितना हो जाएगा, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। और 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, उसके बाद एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे, तो इनको जोड़ लीजिए। देखो 8 10 18, 18 और 10 28, 28 और 6 34, 34। तो 34 को डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से, 6.8। ठीक, फिर निकाल लीजिए एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। तो देखो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 4 8, 8 और 5 13 और 5
18, 18 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 3.6। दोनों आंसर मैच कर रहे हैं आपके, ठीक। मिस्टेक कहाँ की आपने देखो, चेक करो। P1, P1 दोबारा ये पे, एक बार में हम सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे राउंड रोबिन है तो एक बार में सिर्फ 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देखो P3 जो आपका एक्टिवेट हुआ है, समझो देखो यहाँ पे जो P3 आपका क्यूब में आया है, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको एक बार उसके जो है ना डायग्राम उसके बना के और समझा देता हूँ। समझो देखो कि रेडी क्यू में काम कैसे होता है। हो गया? नोट डाउन हो गया? आंसर मैच नहीं हुआ था क्या? किस किस का आंसर मैच हो गया था? हो गया था मैच? नहीं हुआ था? कहाँ गलती की? देखो बेसिकली बेसिकली इस क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। एक नोट डाउन हो गया? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। अलग आएगा? टाइम स्लाइस चेंज होने पर आंसर चेंज होते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा एक बार आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ इस क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से और प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, उस क्वेश्चंस को आपको एक बार इजी वे में आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मुझे ये आप बता देना, ये मुझे एक बार दोबारा से लिखवा देना। हाँ जी, देखो हमारे पास में एक तो रेडी क्यू है और एक हमारे पास में सीपीयू क्यू है, ठीक है। एक बार मुझे इसका बर्स्ट टाइम लिखवा दीजिए, कितना था? 5, 3, 2, 5, ये था क्या? सही है, ठीक। एक तो रेडी क्यू है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या है, रेडी क्यू है, और एक आपके पास में सीपीयू क्यू है। टाइम जीरो पे आपके पास रेडी क्यू मौजूद है, टाइम जीरो पे यहाँ पे आपके पास सीपीयू मौजूद है, ठीक। अब पॉइंट आता है, देखो हमारे पास हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास स्टेट कौन सी है? रेडी स्टेट है, और एक कौन सी स्टेट है? रनिंग स्टेट है, रनिंग स्टेट है, ठीक है। अब देखो रेडी स्टेट के अंदर जो प्रोसेस भेजने वाला होता है वो कौन होता है? लॉन्ग टर्म सर्वर होता है, ठीक है। अब अगर हम टाइम जीरो की बात करें तो टाइम जीरो के अंदर ये हमारे पास रेडी स्टेट में रेडी क्यू है, ये क्या है? रेडी क्यू है। और रेडी क्यू में टाइम जीरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है, कौन? P1। जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तब एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है, P1। और जो P1 प्रोसेस है अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम कहाँ भेज देंगे? रनिंग भेज देंगे। P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा और वो एग्जीक्यूशन मैक्सिमम कितने मिनट होगा? 3 मिनट मैक्सिमम। मैक्सिमम एक बार में 3 मिनट का एग्जीक्यूशन होगा। अब जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन? P1। तो इस ड्यूरेशन में P1 जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जैसे रेडी क्यू की बात करें तो रेडी क्यू के अंदर अभी फिलहाल कौन है? P1 है। और यहाँ पे इसी टाइप से हमने सीपीयू की बात करते हैं, किसको भेज दिया? हमने P1 को भेज दिया। और P1 जब एग्जीक्यूट हो रहा है 0 से लेकर 3 मिनट के बीच में, उस टाइम पे एक नया प्रोसेस आ गया P2। कौन आ गया? P2। जो नया प्रोसेस P2 आया है उसको हमने कहाँ रख दिया? रेडी क्यू में रख दिया। अब P1 प्रोसेस तो एग्जीक्यूट होने के लिए जा चुका है, नया प्रोसेस कौन आ गया? P2 आ गया। अब P1 प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 3 मिनट का। अब 3 मिनट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो वापस से P1 प्रोसेस कहाँ भेजेंगे? रेडी क्यू में। अब जब वापस से रेडी क्यू में भेजेंगे तो इस टाइम पे सिर्फ एक ही नया प्रोसेस आया P2, और P2 के बाद इसका नंबर आ जाएगा यहाँ पे, P2 के बाद इसको यहाँ वापस ले लगा दो। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम बात कर रहा हूँ। इस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नया प्रोसेस आया P2, और P2 नया प्रोसेस आया है तो उसको हमने रेडी क्यू में पहले रख दिया था, क्योंकि जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तभी आपका P2 आ गया, उसको हमने रेडी क्यू में पहले रख दिया, रख दिया रेडी क्यू में पहले। लेकिन P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए P1 को वापस रेडी क्यू में रखना पड़ेगा। तो P1 अपने 3 टाइम स्लाइस को कंप्लीट करके वापस से कहाँ आ जाएगा? रेडी क्यू में। अब इसी टाइप से P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए भेजेंगे। तो जब P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए हम भेज रहे हैं, जब हम P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए हम भेज रहे हैं
तो P2 के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में, जब P2 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब P2 का एग्जीक्यूशन चल रहा है और इसको एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में मैक्सिमम इसको 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवाना है, यानी इसको भी हमने 3 यूनिट करवाया था, इसको मैक्सिमम 3 यूनिट करवाना है। अब जब इसको हम 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो टाइम 4 पे और टाइम 6 पे दो नए प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। जब इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है उस टाइम पे आपके दो नए प्रोसेस आपके किस में आ चुके हैं, दो नए प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब जब दो नए प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं तो क्या वापस से हम P2 को रखेंगे? नहीं रखेंगे। P2 को 3 यूनिट का टाइम चाहिए था, 3 यूनिट इसका कंप्लीट हो गया तो P2 को वापस से नहीं रखेंगे। तो अगला नंबर किसका आ जाएगा? P1 का। भाई रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर ले चले जाओ, ठीक है। सिर्फ इतना से काम करना है आपको। रेडी क्यू तैयार करनी है और रेडी क्यू में आपको प्रोसेस को इस टाइप से आपको एग्जीक्यूट करवाना है, बस। इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें आपको टाइम स्लाइस आपको गिवन है, टाइम स्लाइस आपको गिवन है। और टाइम स्लाइस मान के चलो 5 यूनिट दे दिया आपको। कितना दे दिया? 5 यूनिट, ठीक है। टाइम स्लाइस जो गिवन है वो आपको 5 यूनिट दे दिया। आपको प्रोसेस का नंबर दे रखा है, प्रोसेस का नंबर दे रखा है आपको P1, प्रोसेस का नंबर दे रखा है आपको P2, प्रोसेस का नंबर दे रखा है आपको P3, प्रोसेस का नंबर दे रखा है आपको P4, ठीक है। अराइवल टाइम दे रखा है आपको साथ में। अराइवल टाइम आपको दे रखा है, जैसे इसका दे रखा है 0, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 6, ठीक है। इसके साथ में आपको बर्स्ट टाइम दे रखा है, इसका दे रखा है जैसे 5, इसका दे रखा है 3, इसका दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 5। एग्जीक्यूट करो एक बार। हो गया एग्जीक्यूट? देखो समझो, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के माध्यम में समझाना चाह रहा था, और उस क्वेश्चंस के उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी बनता है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे बात करते हैं रेडी क्यू की, रेडी क्यू की, और यहाँ पे ये CPU क्यू, ठीक है। टाइम 0 पे आपके दोनों तरफ रेडी है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास में टाइम 0 जो है, उस टाइम 0 पे रेडी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस है, कौन? P1। टाइम 0 पे अगर एक ही प्रोसेस P1 मौजूद है आपके पास में, तो आप एक ही प्रोसेस क्या करवाओगे? एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक। तो टाइम टाइम 0 पे आपके पास एक प्रोसेस मौजूद है और उसको आप 5 यूनिट तक एग्जीक्यूट करवा सकते हो, तो आपने क्या करवा दिया? 5 यूनिट तक एग्जीक्यूट करवा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, जब एग्जीक्यूट करवा रहे हो P1 को, तो उस टाइम पे आपके पास में P2 और P3 प्रोसेस भी आपके पास में रेडी क्यू मौजूद हो जाते हैं। तो P2 और P3 प्रोसेस रेडी क्यू मौजूद हो गए, तो अगला प्रोसेस किसको एग्जीक्यूट करवाना है? P2 को एग्जीक्यूट करवाना है। और P2 को एग्जीक्यूट आप कंप्लीटली करवा दिए 3 यूनिट, क्योंकि इसको 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन करवा दीजिए, और ये 8 तक कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा और P2 आपका कंप्लीट हो गया। जब P2 आपके कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस ड्यूरेशन में आपका एक नया प्रोसेस भी आपके रेडी क्यू में आ जाएगा, कौन? P4। फिर आप P3 करवा दीजिए, P3 को एग्जीक्यूट करवा दीजिए। कितने यूनिट करवाओगे? 2 यूनिट करवाओगे, तो 2 यूनिट आपका P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 यूनिट P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर आप किसको करवा दीजिए? P4 करवा दीजिए। और P4 को कितने यूनिट तक करवाओगे? 5 यूनिट मतलब 15 तक करवाओगे। तो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन हो गया, इसका एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन हो गया, इसका एग्जीक्यूशन हो गया। अब देखो यहाँ बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीशन टाइम, बात कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम इसका कितना हो गया? P4 का कितना हो गया? देखो P1 कितना है? 5, P2 कितना है? 8, इसका 10,
और इसका 15। फिर इसको बात कर लेते, टर्न अराउंड टाइम बात कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? देखो इसका कितना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना हो जाएगा? 6। इस कितना हो जाएगा? 6। इस कितना हो जाएगा? 9। फिर बात कर लेते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम बात कर लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम कितना? 0। इस कितना हो जाएगा? 3। इस कितना हो जाएगा? 4। इस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास में एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसकी बात कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम एवरेज देखो, 11 और 6 कितना? 26। तो यहाँ बात कर लेते हैं, 26 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा भाई? 6.5। फिर बात कर लेते हैं एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम बात कर लेते हैं। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11। और हम 11 को डिवाइड किससे करेंगे? और कितना हो जाएगा? 2.7। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आपके किस टाइप के एल्गोरिथम की तरह बिहेव कर रहे हैं? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और इस क्वेश्चन के बताओ ये क्वेश्चन किस टाइप से बिहेव कर रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये क्वेश्चन आपका सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम आपकी काम करती थी। तो इसका मतलब है कि जब आप राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस लार्ज लेते हो, अगर आप राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस को लार्ज लेते हो, बड़ा लेते हो, तो उस टाइम पे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप नोट में लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट में लिख लीजिए। इस पॉइंट को नोट में लिख लीजिए। जब जब राउंड रोबिन जब राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम लार्ज होता है, टाइम क्वांटम लार्ज होता है, तो यह एल्गोरिथम तो यह एल्गोरिथम एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम यह एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की तरह बिहेवियर करने लग जाती है, बिहेवियर करने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब टाइम स्लाइस इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब टाइम स्लाइस ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो एल्गोरिथम का बिहेवियर हो जाता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की जैसे ही हो जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट्स के ऊपर एग्जाम में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको एक रेडी क्यू अलग से बना के रखनी है, और रेडी क्यू में आपको प्रोसेस को प्लेस करते रहना है। जब आप प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग भेजो और रनिंग से वापस रेडी में लेके आओ। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा, क्या क्या कर रहे हो? आइडियल टाइम अगर होगा तो होगा, अगर मान चलो आइडियल टाइम को प्रोसेस नहीं आया तो बिल्कुल होगा। आइडियल टाइम जब होता है जब आपके रेडी क्यू में कोई प्रोसेस मौजूद नहीं होता है, तो आइडियल टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना, एल्गोरिथम के बीच में मैं इस कॉन्सेप्ट बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को। एक स्टारवेशंस की प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम अगली एल्गोरिथम पढ़ने के बाद समझेंगे। देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इससे पहले मैंने आपको स्टडी करवाया था, और उसमें मैंने आपको प्रोसेस के एट्रीब्यूट और प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखवाया था। प्रोसेस के एट्रीब्यूट और प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, जब मैंने आपको पीसीबी ब्लॉक के बारे में पढ़ाया था, और पीसीबी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रत्येक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसमें कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को रखा जाता है।
अब प्रोसेस के एट्रीब्यूट, प्रोसेस के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनमें मैंने आपको लिखवाए थे कि प्रोसेस एट्रीब्यूट, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाए थे और मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि कौन कौन से एट्रीब्यूट, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट आपके जनरली प्रोसेस के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने उस कॉन्सेप्ट में आपने सीखा भी था। देखो, जैसे अगर प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमने बात की थी प्रोसेस के आईडी की बात की थी, प्रोसेस के स्टेट की बात की थी, फिर किसकी बात की थी, प्रोग्राम काउंटर की बात की थी, फिर जर्नल पर्पज रजिस्टर की बात की थी, फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल की बात की थी, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस की बात की थी, फिर किसकी बात की थी, प्रायोरिटी की बात की थी, और किसकी बात की थी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात की थी, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात की थी। और ये क्या था, ये प्रोसेस का पीसीबी था, प्रोसेस का पीसीबी था। और प्रोसेस के पीसीबी के अंदर ये सारे के सारे जो आपके पार्ट हैं ये सारे प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोसेस क्या है, एट्रीब्यूट्स है, जिनको हम प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। अब धन्ना प्रोसेस के एट्रीब्यूट और प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझो। देखो, जब भी आपका प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव ऑन करता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस क्या है अभी रेडी स्टेट में, एक प्रोसेस किसी स्टेट में, रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से हमारे पास प्रोसेस किस स्टेट में जा रहा है, मान चलो हमारे पास अभी रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट से कहाँ जा रहा है, रनिंग स्टेट में जा रहा है, रनिंग स्टेट में जा रहा है। ठीक, तो कोई भी एक प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है और उसको हम रनिंग स्टेट में भेज रहे हैं, एक रेडी स्टेट में उसको हम रनिंग स्टेट में भेज रहे हैं, किसके लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए। और मान चलो एक प्रोसेस ऑलरेडी, जैसे मान चलो एक प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा था, वो किस में आ गया, वो आपके रेडी में आ गया। तो मान चलो P1, तो P1 जो था वो एग्जीक्यूट हो रहा था किसके अंदर, ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को कि P1 आपके पहले से ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था। उस P1 के एग्जीक्यूशन को हमने क्या किया, बंद किया, क्योंकि उसका टाइम क्वांटम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और उसको हमने कहाँ प्लेस कर दिया, रेडी में। और P2 जो नया प्रोसेस है उसको हमने कहाँ भेज दिया, रनिंग में। अब ध्यान ना, जब P1 के एग्जीक्यूशन, P1 का जब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो रहा है उस टाइम पे उसको रेडी क्यों में लेके आ रहे हैं। तो हम इन कॉन्टेक्स्ट में कुछ चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि उसका जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी, उसके पास में जो जनरल पर्पज रजिस्ट्री के रजिस्टर का नंबर है वो आपके चेंज हो सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर उसका चेंज हो जाएगा। मतलब इसके जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, चेंज होता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव ऑन करवाते हैं। तो धरना इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मान चलो एक P1 प्रोसेस है और एक कौन सा प्रोसेस है, P2 प्रोसेस। तो ये जो आपके बीच का एरिया ना, बीच का एरिया, इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक जो प्रोसेस है कौन सा, P1 प्रोसेस है, इन P1 प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को तो हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, सॉरी इन P1 प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को तो स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और P2 के प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करना, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड करना, और इनके बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे P1 जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेज रहे हैं, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स थे उन एट्रीब्यूट्स को अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीसीबी के अंदर स्टोर कर देंगे, चेंज करके स्टोर कर देंगे। और नया जो प्रोसेस ऑलरेडी कहाँ मौजूद है, रेडी में, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए। नहीं, प्रोसेस की आईडी सेम रहती है। हाँ जी, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में लिख लीजिए, एक मिनट में लिखवा देता हूँ आपको। एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करना और और दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड करना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है। एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करना, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है ना। सेव का मतलब स्टोर करना ना, स्टोर एंड लोड। हाँ जी, अब बताओ। बिल्कुल होता है, हर बार चेंज होता है, जितनी बार आपके प्रोसेस की स्टेट चेंज होगी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट हर बार चेंज होते हैं।
हम्म। फाइल से पॉइंटर, पॉइंटर को ही प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। व्हाट इज पॉइंटर? कौन सा पॉइंटर? अच्छा ओके, मतलब आप ये स्टेट की जगह पॉइंटर की बात कर रहे हो, है ना? पीसीबी के अंदर कई जगह आपको स्टेट के बजाय पॉइंटर लिख देते हैं ना, एक ही बात है। स्टेट पॉइंटर एक ही चीज़ होती है, एक ही बात हो। देखो कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कुछ सब्जेक्ट की गारंटी मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और उसी में सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है आपका कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आपको एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ लोगे तो फिर आपको कभी भी आपको इस सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा एग्जाम, इसका वेटेज लगभग 5 to 6 क्वेश्चन का तो हम मान के चल रहे हैं, बट हम फिक्स नहीं करें। मे बी इसका एक दो क्वेश्चन आ जाए और मे बी 10 क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी एज ए औसत हम मान के चल रहे हैं 5 to 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आने वाले हैं आपके, जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करवाएंगे। अब जैसे मान के चलो आपके रनिंग से रेडी में इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, तो अगर जनरली आपसे पूछ लिया जाए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कौन करवाता है, जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कौन करवाता है भाई? यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम बना के बता दिया, इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कौन करवाता है? शॉर्ट टर्म सेलुलर। देखो शॉर्ट टर्म सेलुलर तो बेस देखो ये होता है नॉलेज, इसको बोलते हैं नॉलेज, है ना? एक तो आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, और एक दूसरी काम करते हो नॉलेज पे। अब जैसे मान चलो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने इसमें आपको कहीं नहीं लिखवाया कि आपका शॉर्ट टर्म सेलुलर जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करवाता है, मैंने आपको ये कहीं नहीं लिखवाया। अब इसके बाद मान चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कौन सा सेलुलर करवाता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब बात ये है कि मैंने इस चीज़ को तो लिखवाया नहीं, मैंने इस चीज़ को तो नहीं लिखवाया, तो उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फिर आपको अपनी नॉलेज काम में लेनी पड़ेगी। और वो नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज आपकी ये है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने सारे के सारे शेड्यूलर को ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है, और ये अगर इमेज आपके माइंड में है तो फिर आपको ये चीज़ पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। ठीक है भाई? अभी जस्ट मैंने रिसेंटली एक दिन पहले मैंने क्या किया है कि एक सुबह जो मॉर्निंग बैच चल रहा है उस बैच में मैंने एक रैंडम टेस्ट लिया था, और उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि जब आप कोई कोई भी टॉपिक जब स्टडी करते हो तो उस टाइम पे उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड किया करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अंडरस्टैंड किया करो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, उसकी उसकी नॉलेज गेन किया करो, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया करो, और उस टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो फिर उस टॉपिक के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जबकि जब हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं हम इन चीज़ों को रट ले, जिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को रट के बैठ जाए, है ना? एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करना, स्टोर करना, दूसरे को लोड करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहती है। इसको मान चलो हम रट के बैठ गए, तो रटने के बाद एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ही आंसर दे पाओगे। किसका? जिसमें आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूछ लिया गया, उसी का आंसर आप डायरेक्टली दे पाओगे। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं होता। आज के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं। क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन मिलते हैं नॉलेज के बेस पे। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे आपके शेड्यूलर के कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया। इस टाइप के नॉलेज के क्वेश्चंस आपको जनरल देखने को मिलते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके बारे में बात करते हैं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे जो हमारे पास में क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्राइटेरिया रहने वाला है प्रायोरिटी। यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी हमारे पास में क्या रहने वाला है? क्राइटेरिया। यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा वो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा आपको प्रोसेस की प्रायोरिटी। प्रोसेस की प्रायोरिटी आपको क्या मिलेगा? क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा,
ये जो पर्टिकुलर जो आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये नॉन प्रीम्पशन मोड पे है भाई। आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है तो इसका मतलब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैसी है ये नॉन नॉन प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग है। ये आपके नॉन प्रिम्पटिव मोड है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं करेंगे। जब एक बार उसे कहाँ भेज देंगे, एक बार उसे रनिंग स्टेट में भेज देंगे तो उसके बाद उसको प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन करवाने के बाद ही नए प्रोसेस को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा प्रायोरिटी, इस क्वेश्चन में आपको एक प्रायोरिटी मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोसेस का नंबर मिलेगा, फिर आपको अराइवल टाइम मिलेगा और फिर आपको बर्स्ट टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मान चलो जिस प्रायोरिटी आपको दे दिया 5, 3, 9, 2 और 10, इस टाइप का प्रायोरिटी दे दिया। ठीक, और अराइवल टाइम दे 0, 1, 2, 3 और इस टाइप से अराइवल टाइम दे दिया। सॉरी, प्रोसेस का नंबर है ना, इस टाइप से आपको प्रोसेस का, जैसे यहाँ पे दे दिया P1 प्रोसेस, यहाँ पे दे दिया P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस और P5 प्रोसेस, और साथ में आपको अराइवल टाइम दे दिया 0, 1, 2, 3 और 4। एग्जीक्यूशन टाइम आपको यहाँ पे दे दिया जैसे 2 यूनिट दे दिया, 3 यूनिट दे दिया, है ना, 5 यूनिट दे दिया, 1 यूनिट दे दिया, 2 यूनिट दे दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी के बेस पे आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे प्रायोरिटी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपके प्रायोरिटी में आपको गिवन मिला क्वेश्चंस में हाई प्रायोरिटी, हाई नंबर, ये हाई प्रायोरिटी है ना, हाई नंबर हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, और ये लो नंबर क्या है, लो प्रायोरिटी है। हाई नंबर हाई प्रायोरिटी है, लो नंबर लो प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब आपको क्राइटेरिया प्रायोरिटी को लेते हुए आपको उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि आपके जो हायर हायर नंबर हैं वो हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोअर नंबर है वो लोअर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बार जब भी कोई प्रोसेस आपके रेडी क्यू से रनिंग क्यू में चला जाएगा तो उस प्रोसेस को आप बीच में प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। मंडे को आपका टेस्ट है भाई, है ना, 7 क्लास हो चुकी है ना आपकी, 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मंडे को टेस्ट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्राइटेरिया पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आपके प्रायोरिटी क्राइटेरिया है, और बाकी आपका कॉन्सेप्ट है उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। इजी सा क्वेश्चन है, फास्ट आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, साथ में एक CPU क्यू बनानी है। देखो पॉइंट समझो एक बार अच्छे से। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले टाइम जो जीरो है, टाइम जीरो पे आपका CPU रेडी हो चुका है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, टाइम जीरो पे हमारे पास पहला प्रोसेस आता है, कौन, P1 प्रोसेस आता है। अब देखो धरना टाइम जीरो पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आता है P1, तो इस टाइम पे हम प्रायोरिटी चेक नहीं कर पाएंगे। जब एक ही प्रोसेस आपके रेडी क्यू मौजूद है तो फिर आप प्रायोरिटी कंपेयर किससे करोगे, है ना, प्रायोरिटी कंपेयर आप तब करोगे जब रेडी क्यू में एक ज़्यादा प्रोसेस मौजूद होंगे। जब सिंगल ही प्रोसेस रेडी क्यू मौजूद है तो उस टाइम पे आप प्रायोरिटी कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो उस प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करवाना ही होगा। ठीक है, तो P1 जो प्रोसेस है, इस P1 प्रोसेस को हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट एक बार में करवा देंगे। P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 यूनिट तक। ठीक, अब देखो टाइम 2 तक, टाइम 2 की बात करें तो आपके दो नए प्रोसेस आपके किस में आ चुके हैं, दो नए प्रोसेस आप कहाँ आ चुके हैं, रेडी क्यू में आ चुके हैं, P2 और P3।
अब जब P2 और P3 दो जो नए प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं, तो उसके बाद में आपको प्रायोरिटी जो है उसको क्राइटेरिया को फॉलो करना है। एक की प्रायोरिटी 3 है, एक की प्रायोरिटी 9 है। प्रायोरिटी हाई किसकी है? 3 की, P3 की। प्रायोरिटी हाई किसकी है? P3 की। P3 को आप क्या करोगे? एग्जीक्यूट करवाओगे, और P3 जब एग्जीक्यूट करवाओगे तो एक बार में ही कंप्लीट एग्जीक्यूट करवाना है। तो P3 एग्जीक्यूट कहाँ तक होगा? 7 यूनिट तक होगा। और एक बार में जब P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 7 यूनिट तक अब आपके नए प्रोसेस आ चुके हैं। अब नए प्रोसेस कौन सा? अब देखो आपके पास एक तो P2 बच गया, एक P4 बच गया, एक P5 बच गया। अब P2 P4 P5 उसमें आप क्या, चलो प्रायोरिटी चेक करो। प्रायोरिटी एक की 3 है, एक की कितनी है 2 है, एक की कितनी है 10 है। सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? P5। P5 का एग्जीक्यूट करवा दीजिए। P5 का एग्जीक्यूट करवा दो। कितनी यूनिट चलेगा? 2 यूनिट। ठीक है। उसके बाद में कौन सा बच गया? P2 और P4। अब देखो इनमें से प्रायोरिटी किसकी आई है? P2 की आई है। P2 की आई है। तो कितने यूनिट्स करवाने हैं? इसको एग्जीक्यूट करवाना है 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवाना है। कितना? 12, 12। फिर कौन बच गया? एक ही बच गया, कौन? P4। P4 बच गया। कितने यूनिट एग्जीक्यूट करवाना है? 1 यूनिट एग्जीक्यूट करवाना है, 13। सही बात है। ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रायोरिटी को आप कंपेयर तब करोगे जब प्रोसेस आपके रेडी क्यू में मौजूद है। जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद नहीं है, प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आया, तब तक आप प्रायोरिटी कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेडी क्यू में प्रोसेस है ही नहीं। अगर प्रोसेस आपके एक ही है रेडी क्यू में, तो एक प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, आप किसी के साथ उसकी प्रायोरिटी कंपेरिजन नहीं कर सकते। कंप्लीशन टाइम बात करें तो P1 कंप्लीशन टाइम कितना है? 2। P2 कितना है? 12। P3 कितना है? 7। P4 कितना है? 13। और P5 कितना है? 9। टर्न अराउंड टाइम की बात कर लीजिए। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना हो जाएगा? 2। इस कितना हो जाएगा? 11। इस कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना हो जाएगा? 10। इसका कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की। किसकी बात कर लेते हैं? वेटिंग टाइम की। ठीक। अब वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बेस्ट टाइम। कितना हो जाएगा? 0। इस कितना हो जाएगा? 8। इस कितना हो जाएगा? 0। इस कितना हो जाएगा? 9। इस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज की। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, है ना। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका? देखो 20, 20 और 11, 31 और 2, 33। 33 को डिवाइड किससे करोगे? कितने प्रोसेस है? 5। कितना हो जाएगा? 6.6। ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। एवरेज वेटिंग टाइम, अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा भाई? 12। 12 और 8, 20। 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपको प्रायोरिटी गिवन है उस प्रायोरिटी के बेस पे आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे आपका नॉन प्रीम्पशन मोड है। तो नॉन प्रीम्पशन मोड ये कहता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार अगर आपने रनिंग स्टेट में भेज दिया, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। और प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते तो एक बार में उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा देना। ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक आपके प्रोसेस एक से ज़्यादा रेडी क्यू में मौजूद नहीं होते, तब तक आप प्रायोरिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। जब मान के चलो कि टाइम 0 पे सिर्फ अकेला प्रोसेस P1 ही रेडी क्यू में मौजूद है, तो फिर आप इस प्रोसेस की प्रायोरिटी को किससे कंपेयर करोगे? आप पास दूसरा प्रोसेस तो है ही नहीं, तो आप प्रायोरिटी कंपेरिजन नहीं कर सकते। आप प्रायोरिटी कंपेरिजन स्टार्ट तब से करते हो जब आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके रेडी क्यू में मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने की नीड है? प्रायोरिटी प्रिम्पशन चले, नेक्स्ट चलते प्रायोरिटी प्रिम्पशन पे, क्योंकि तो इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें जस्ट आपको प्रायोरिटी को ध्यान रखना है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटी प्रिम्पशन। प्राइवेसी प्रिम्पशन, प्राइवेसी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो ये एल्गोरिथम कैसे भाई आपके? ये एल्गोरिथम आपकी प्रायोरिटी एल्गोरिथम का ही क्या है? प्रिमिटिव वर्जन है। कैसे एल्गोरिथम है? प्रायोरिटी एल्गोरिथम का ही प्रिमिटिव वर्जन है। प्रायोरिटी एल्गोरिथम
प्रिमिटिव वर्जन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, बीच में ब्रेक कर सकते हैं। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशंस में उस प्रोसेस को बीच में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, प्रिम्पशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन गिवन मिलता है, और सेम कॉन्सेप्ट बेस पे आपको जो पुराना क्वेश्चन था उसी को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस का नंबर होता है, फिर अराइवल का टाइम होता है, फिर आपके बर्स्ट टाइम होता है। ठीक, प्रायोरिटी मैं सेम क्वेश्चन ले लूँ, 5 3 9 2 10, 5 3 9 2 और 10। ठीक है, और प्रोसेस है यहाँ पे P1 P2 P3 P4 और P5। फिर आपके पास में है 0 1 2 3 4, ये आपके पास में 0 1 2 3 और 4। ये एग्जीक्यूशन टाइम बता दीजिए, 2 3 5 1 2, 2 3 5 1 और 2। ठीक है ना, सेम क्वेश्चंस को मैंने रिपीट किया है, लेकिन इस क्वेश्चंस को आपको प्रायोरिटी प्रीमिशंस बेस पे आप क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक, एक बार आप सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं ट्राई करवाता हूँ। एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करवाता हूँ आपको ना। बस ये कि आपको प्रिंट कर करके एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक एक यूनिट चेक करना। एक यूनिट्स के बाद में अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है, जैसे एक यूनिट चलाना, फिर उसके बाद में अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है तो प्रायोरिटी कंपेरिजन कर लेना। प्रायोरिटी क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी के बेस पे आपको क्या करना है, प्रिंट भी करना है। प्रायोरिटी बेस पे क्या करना है, आपको प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम जीरो पे आपका सीपीयू क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू आपके टाइम जीरो पे आपका रेडी हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक, अब टाइम जीरो की बात करें तो टाइम जीरो पे हमारे पास पहला प्रोसेस आपके आता है। टाइम जीरो पे हमारे पास पहला प्रोसेस आता है कौन, P1। P1 प्रोसेस आता है, मतलब ना P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब हम 1 यूनिट करवाएंगे, जब P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम सिर्फ 1 यूनिट करवाएंगे ना, एक बार में सिर्फ 1 यूनिट करवाना है। जब 1 यूनिट हम करवाएंगे तो एक नया प्रोसेस कौन सा आ जाता है, P2 आ जाता है। अब हमारे पास में एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है। एक की P1 की प्रोसेस की प्रायोरिटी है 5, P2 कितनी है 3। प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है,
अब भी प्रायोरिटी P1 की ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे सेम कहानी वही है, हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक, हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो P1 को दोबारा से एग्जीक्यूट करवा दो, P1 क्या कर दो, दोबारा से एग्जीक्यूट करवा दो, और P1 को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाओगे तो P1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, टाइम 2 तक। अच्छा, अब हमारे पास टाइम 2 तक हमारे पास एक नया प्रोसेस कौन सा आ गया, P3 आ गया। कौन सा आ गया, P3 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, P3 के एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, P3 का एग्जीक्यूशन। P3 का एग्जीक्यूशन हम सिर्फ 1 यूनिट करेंगे, कितना करेंगे, 1 यूनिट। P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया हमने, 1 यूनिट किया। जब 1 यूनिट एग्जीक्यूट किया P3 को, तो हमारे पास नया प्रोसेस कौन सा आ गया, P4। अब हमारे पास में 3 प्रोसेस है, P2 P3 P4, प्रायोरिटी किससे ज़्यादा है, P3 की, P3। 1 यूनिट चलाना है, सिर्फ 1 यूनिट चलाना है, कितना चलाना है, 1 यूनिट। जब 1 यूनिट चलाया तो एक नया प्रोसेस आ गया, कौन सा, P5। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है, P5 की। अब देना, एक बार जब सारे प्रोसेस अगर रेडी क्यू में आ जाते हैं, एक बार अगर सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाते हैं, तो फिर आप एक बार में सारी उसकी यूनिट को चला देना, क्योंकि अब हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की रहेगी। अगर एक एक यूनिट चलाओगे तब भी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की रहेगी, एक साथ चलाओ तब भी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की रहेगी। P5 का पूरा एग्जीक्यूशन एक साथ करवा दो, कितने यूनिट, 2 यूनिट्स का। फिर उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P3 का, P3 का एग्जीक्यूशन करवा दो, और P3 का एग्जीक्यूशन कहाँ तक होगा, 9 तक, इसका एग्जीक्यूशन करवा दीजिए। फिर किसकी प्रायोरिटी आई है, P2 की, P2 का एग्जीक्यूशन करवा दीजिए, कितने यूनिट करेगा, 12 तक होगा। फिर किसके करवा दीजिए, P2 को होगा, फिर किसका करवा दीजिए, P4 का, और P4 काम कंप्लीट होगा 13 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा, ठीक। कंप्लीशन टाइम देख लीजिए, कंप्लीशन टाइम देख लीजिए। कंप्लीशन टाइम आपका P1 कितना है भाई, 2 है ना। ये P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन P1 का चल रहा है, P2 का नहीं, P1 का है, P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है ना। तो इसका कंप्लीट टाइम कितना है, 2 है, P1 का 2 है, क्योंकि 2 बार हमने P1 को एग्जीक्यूट करवाया था। P2 कितना एग्जीक्यूशन टाइम, कंप्लीट टाइम 12। P3 कितना है भाई, 9। P4 कितना है, 13। और P5 का कितना है, 6, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद में आप बात करोगे किसकी, टर्न अराउंड टाइम की बात करोगे, तो टर्न अराउंड टाइम देख लीजिए। कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा, 2। इस कितना हो जाएगा, 11। इस कितना हो जाएगा, 7। इसका कितना हो जाएगा, 10। इसका कितना हो जाएगा, 2। फिर हम बात करेंगे वेटिंग टाइम की, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 0। इस कितना हो जाएगा, 8। इस कितना हो जाएगा, 2। इस कितना हो जाएगा, 9। और इस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एवरेज की बात कर लीजिए, एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये कितना हो जाएगा, 13 और 7 20, 32, 32 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 6.4 ही हो जाएगा ना। इस कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 और 11 और 19। एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19 डिवाइड बाई कितना, 5, 3 पॉइंट, क्या सेम आ रहा है क्या, अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, अलग आ रहा है ना। इसका कितना है, 6.6, इसका कितना है, 4 है, इस कितना है, 6.4, 3.8, है ना, अलग आ रहा है। आपको टर्न अराउंड टाइम और आपको वेटिंग टाइम में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कैसे एग्जीक्यूट कैसे करा है, प्रिमिटिव मोड पे एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे हमने प्रिमिटिव मोड पे क्या किया है, एग्जीक्यूशन किया है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे स्विच करते हैं। एक सेल्फ से और ट्राई कर लीजिए। प्रायोरिटी प्रिमिशन, प्रायोरिटी प्रिमिटिव मोड पे आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है हाईएस्ट नंबर। इस बार क्राइटेरिया को ना मैं रिवर्स कर देता हूँ, क्राइटेरिया को रिवर्स कैसे कर देता हूँ, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी। मैंने क्या कर दिया, इस बार रिवर्स कर दिया, मैंने प्रायोरिटी का जो प्रायोरिटी है उसका क्राइटेरिया मैंने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो प्रायोरिटी है,
प्रायोरिटी है उसके अंदर आपको अब ध्यान रखना है कि जो लोवेस्ट नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अराइवल टाइम और साथ में क्या है, बर्स्ट टाइम, ठीक। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, तो प्रायोरिटी जैसे मैं कर रहा हूँ 9, फिर मैं कर रहा हूँ 2, फिर मैं कर रहा हूँ 8, फिर मैं कर रहा हूँ 1, फिर मैं कर रहा हूँ 5, ठीक। इसका P1, P2, P3, P4, P5। अराइवल टाइम इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8, ठीक। इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6, इसका है 4, इसका है 2, इसका है 5, इसका है 1। ध्यान है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी में जो लोवेस्ट नंबर है, प्रायोरिटी में जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर मतलब ये, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। और जो हाईएस्ट नंबर है ना, इसकी क्या है, लोवेस्ट है। हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी लोवेस्ट है, लोवेस्ट नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और फिर आपको सोल्व करना है। क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपको प्रायोरिटी जो गिवन होगा वो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट तो आपको मान के चलना है कि हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, और बाई चांस अगर क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं, अगर स्पेसिफिक मेंशन कर देता है कि लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो फिर आपको उसी क्राइटेरिया पे आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू है, वो टाइम जीरो पे रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सीपीयू आपके टाइम जीरो पे क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है एग्जीक्यूशन के लिए। टाइम जीरो पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, कौन सा, P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है। तो एक ही प्रोसेस है तो 1 यूनिट चला दीजिए। इस टाइम पे हम क्या नहीं करेंगे, देखो 1 यूनिट चलाने को देखो 1 यूनिट की बजाय 2 यूनिट चला दो ना, कि टाइम 2 तक कोई नहीं आया। 1 यूनिट की बजाय 2 यूनिट चला दो, अब थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, क्योंकि टाइम 2 तक कोई भी नहीं आया। फिर टाइम 2 पे एक नया प्रोसेस आया, कौन सा, P2 आया। उधर ना यहाँ पे P1 की प्रायोरिटी 9 है, P2 की प्रायोरिटी 2 है। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, P2 की हो जाएगी। तो अब क्या करोगे, P1 को आप प्रिंट कर दोगे, P2 को चलाओगे। अब P2 को 2 यूनिट चला देना, 2 यूनिट चला देना। जब P2 को आप 2 यूनिट चला रहे हो तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा, 2 यूनिट बच जाएगा। उस टाइम पे एक नया प्रोसेस आया 4 पे, कौन सा, P3। इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 8 है। 8 मतलब लो प्रायोरिटी है, क्या पे, लो प्रायोरिटी है। तो P2 के एक काम करना, P2 को वापस से फिर 2 यूनिट चला देना, और वापस से 2 यूनिट चलाओगे तो P2 तो कंप्लीट ही हो जाएगा, P2 कंप्लीट हो जाएगा, और टाइम आपका 6 हो जाएगा। अभी फिलहाल आपका P2 कंप्लीट हो चुका। अब आप पास में दो प्रोसेस है, एक P1 है, एक कौन है, 6 तक दो प्रोसेस आप पास में, 6 तक दो प्रोसेस है, एक P1 है, एक कौन है, P3 है। इसकी प्रायोरिटी 9 है, इसकी प्रायोरिटी 8 है। किसको एग्जीक्यूट करवाएं, P3 को, P3 को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हाई है, लो नंबर है तो हाई प्रायोरिटी है ना, हाई प्रायोरिटी। इसको एग्जीक्यूट करो। इसको एग्जीक्यूट क्या करवाना का मतलब है कि 2 यूनिट इसको एग्जीक्यूट करवा देना, और ये 2 यूनिट एग्जीक्यूट करवाने के बाद कंप्लीट ही हो जाएगा। अब नया प्रोसेस कौन सा आ गया, P5। अब देखो धरना आपके पास में, आपके, एक मिनट, 6 पे थोड़ा सा छोटा छोटा। देखो जब हमारे पास टाइम 6 है, तो टाइम 6 पे हमारे पास में नया प्रोसेस आ गया P4। और जब P4 हमारे पास नया प्रोसेस आ चुका,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये एक बार मैं वापस कर देता हूँ, ये तो है ना, इसको वापस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। अब यहाँ पे हमारे पास में टाइम 6 पे नया प्रोसेस आ गया, कौन सा, P4। जो P4 नया प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी सबसे आई है, तो अब क्या करोगे, P4 को एग्जीक्यूट करवाओगे। और P4 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें 5 यूनिट चाहिए, उधर ना। आप चाहो तो इस P4 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा दो, क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसको फिर कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा देना, और इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन किस पे होगा, 11 तक होगा। अब सारे प्रोसेस आपके पास में रेडी है। ये P3 कंप्लीट नहीं है भाई, अभी P3 कंप्लीट नहीं है। फिर अब क्या है, एक आपके पास कौन है, P3 है, एक आपके पास कौन है, P1 है, एक आपके पास कौन है, P5 है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी, देखो एक तो आपके पास कौन सा है, P1 है, P3 और P5, किसकी, P5 की, P5 की। कंप्लीट एक साथ चला दो, कितना हो जाएगा, 12। फिर कौन बच गया, P1 और P3, है ना, P3 कंप्लीट नहीं हो अभी ना। तो अब किसको चलाओगे, P3 को। कितने यूनिट चलाओगे, 2 यूनिट, कब तक, 14 तक। अब P3 कंप्लीट अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर कौन बच गया, P1। कितने यूनिट चलाओगे, 18 तक, 18 तक चलाओगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए आपको सेम वही कॉन्सेप्ट है। P1 कंप्लीशन टाइम कितना है, 18। P2 कितना है आपका, 6। P3 कितना है आपका, 14। और P4 कितना है आपका, 11। और P5 कितना है आपका, 12। फिर आपको ध्यान रखना है टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम की बात करें, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना हो जाएगा, 18। इसका कितना हो जाएगा, 4। इस कितना हो जाएगा, 10। इस कितना हो जाएगा, 5। इस कितना हो जाएगा, 4। फिर आपको निकालना है वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, कितना हो जाएगा, 12। इस कितना हो जाएगा, 0। इस कितना हो जाएगा, 8। इस कितना हो जाएगा, 0। इस कितना हो जाएगा, 3। एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम होगा, एक बार आप जोड़ लीजिए। देखो 18 4 22 और 10 32 और 5 37 और 4 41, 41। 41 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, कितना हो जाएगा, 8.2। यहाँ पे देख लीजिए, 23। एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम आप कितना हो जाएगा, 23 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, 4.6। ठीक है, तो मैच कर लीजिए आंसर, 8.2 और 4.6। ठीक है, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पे आपका प्रायोरिटी प्रीमिसेस भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट पे। किस बात करते हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना, उसमें आपको बस टाइम क्या करना है, हाईएस्ट बस टाइम को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहेगा, वो क्राइटेरिया क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट बस टाइम, हाईएस्ट बस टाइम फर्स्ट एग्जीक्यूट। सबसे पहले आपका जिसका हाईएस्ट बस टाइम होगा, उसको सबसे पहले क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और किस किस मोड पे है ये, किस मोड पे है ये, नॉन प्रिम्पटिव मोड पे, या आपके नॉन प्रिम्पटिव मोड पे ना, नॉन प्रिम्पटिव मोड पे। ध्यान का रखना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस पे काम करना है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आपको हाईएस्ट बर्स्ट टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोसेस के नंबर की बात करें तो P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया। अरल टाइम जैसे इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। इसका जैसे मान चलो एग्जीक्यूशन टाइम 5 है ना, इसका 10 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 4 है। सोल्व कीजिए। हाईएस्ट आपको एग्जीक्यूशन टाइम चेक करना है। हाईएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम को सबसे पहले क्या करोगे आप,
एग्जीक्यूट करवाओगे? सोल्व कीजिए क्वेश्चंस को। हाईएस्ट हाईएस्ट बर्स्ट टाइम को आपको क्या लेना है, क्राइटेरिया बेस पे फॉलो करना है। एक बार मैं ट्राई करूँ, हो गया आपसे? ठीक है। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए हमें जस्ट इतना ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सीपीयू आपके टाइम जीरो पर रेडी हो चुका है और टाइम जीरो पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस आया, कौन? P1। टाइम जीरो पे सीपीयू जब रेडी होता है एक ही प्रोसेस आया, कौन? P1। अब P1 आया है तो P1 को एक बार में कंप्लीट एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा क्योंकि कैसा मोड है, नॉन प्रिमिटिव है। तो एक बार में कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा दिए। टाइम 5 पे अब सारे प्रोसेस आ चुके, वो सारे प्रोसेस आ चुके तो आपके पास में आपके सामने एग्जीक्यूशन टाइम आपके सामने मौजूद है। तो अब आप एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पे क्या करवा लीजिए, इसको एग्जीक्यूट करवा लीजिए। ठीक है, देखो ये P2 हो गया, फिर कौन सा करवाओगे? P4 करवाओगे। फिर P4 करवाओगे कहाँ तक? 20 तक। फिर कौन सा करवाओगे? P5 करवाओगे। P5 कहाँ तक करवाओगे? 24 तक। फिर कौन सा करवाओगे? P3 26 तक। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर देना बहुत इजी है। कम से टाइम निकाल लीजिए यहाँ पे। कम से टाइम क्या होगा? देखो P1 कम से टाइम कितना है? 5 है। P2 कितना है? 15 है। P3 कितना है यहाँ पे? 26 है। P4 कितना है यहाँ पे? 20 है। और P5 कितना है यहाँ पे? 24 है। फिर आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम। फिर आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम। ठीक, टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 14। यहाँ कितना हो जाएगा? 24। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 17। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, फिर निकाल लीजिए वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0, इस कितना हो जाएगा? 4। इस कितना हो जाएगा? 22। इस कितना हो जाएगा आपका? 12। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। एवरेज मुझे बता दीजिए इनका, सम कितना आ रहा है इनका? एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसका सम किया तो इसका सम कितना आ रहा है भाई? 80। देखो 20 और ये कितना हो गया? 30। 20 30 50, नहीं 20 और ये कितना होगा? 40 60 60 80 कैसे आएगा? इसका सम 80 आ रहा है। 5 4 9 और 4 13 और 7 20 को, ठीक है। 1 3 4 6 और 2 8, ठीक है 80। 80 डिवाइड बाई कितना? 5, कितना हो जाएगा? 16, है ना? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 54, ये कितना हो जाएगा? 28 और ये कितना हो जाएगा? 50 और 54, ठीक है। एवरेज एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम आप कितना हो जाएगा आपका? 54 को डिवाइड कैसे करोगे? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 1 10.8 ना। यहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्नआउट टाइम निकालना है, जिनका दोनों का आपको निकाल लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। क्राइटेरिया में आपका यहाँ पे जो बर्स्ट टाइम है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया बेस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एल्गोरिथम पे स्विच ऑन करते हैं, और नेक्स्ट एल्गोरिथम वो कौन सी है? नेक्स्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट
रिमेनिंग लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात करें, अगर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम आपके लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का कौन सा वर्जन है? प्रिमिटिव वर्जन है, प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जॉब का ही फर्स्ट का ये क्या है? प्रिमिटिव वर्जन है। इसका मतलब है कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम कहानी है, यहाँ पे आपको मैं प्रोसेस नंबर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अराइवल टाइम दे रहा हूँ, साथ में आपको क्या दे रहा हूँ? बर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। और प्रोसेस नंबर जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे P1, फिर दे रहा हूँ आपको P2, फिर दे रहा हूँ आपको P3, फिर दे रहा हूँ आपको P4। अराइवल टाइम आंसर इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके लेके आना है ना, ये क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके लेके आना है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय थोड़ा सा आप केयरफुली सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, और घर से सोल्व करके आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकाल लेके आना है। ठीक है, सही से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकाल लेके आना है। और जिसका क्वेश्चन सही होगा बिना चैट जीपीटी की हेल्प से उसको चॉकलेट मिलेगी, बट चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आपको घर से सोल्व करना है, और घर से सोल्व करने का मतलब है कि यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्राइटेरिया में हाईएस्ट जो जॉब मतलब हाईएस्ट जिसका बर्स्ट टाइम है उसको आप पहले एग्जीक्यूट करवाओगे, है ना, प्रिंट कर करके आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। और यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करवाओगे तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल के लेके आना है। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेके आना है। और इसके क्वेश्चंस को आपको आंसर देते समय आपको केयरफुली आंसर देना है, और जो सही आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, बट चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, एआई की हेल्प नहीं लोगे, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सोल्व कैसे किया। कर लोगे? ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।